प्यारे विशेष आवश्यकता वाले बालक एवं बालिकाओं के लिए हस्त पैर संचालन की अवस्था में किस तरीके से गतिविधियात्मक नियंत्रण की जाएगी, इन सभी पक्षों को लेकर के आज सीआरसी लखनऊ के द्वारा एक अति महत्वपूर्ण लेक्चर सीरीज आप सभी के बीच में है, जिसमें रिसोर्स पर्सन के रूप में हमारे बीच आज जुड़ रही हैं मिस अर्पिता मैम, ऑक्युपेशनल थेरेपिस्ट, डीआरसी सर्वोदय कन्या विद्यालय दिल्ली से। आज के कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं श्री राजीव रंजन सर, असिस्टेंट प्रोफेसर स्पीच एंड हियरिंग सीआरसी लखनऊ, श्री जी शंकर गणेश सर, लेक्चरर पीटी सीआरसी लखनऊ, श्री अमित कुमार सर, क्लिनिकल असिस्टेंट सीआरसी लखनऊ, श्री संतोष कुमार सर, क्लिनिकल असिस्टेंट सीआरसी लखनऊ, श्री विकास मिश्र सर, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर सीआरसी लखनऊ, और आदरणीय करुणा सैनी मैम, ऑक्युपेशनल थेरेपिस्ट सीआरसी लखनऊ। आज के कार्यक्रम में पैट्रॉन्स की भूमिका में हमारे बीच हैं आदरणीय मीना कुमारी शर्मा मैम, निदेशिका, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान नई दिल्ली। और इस कार्यक्रम में हमें अपना मानसिक आशीर्वचन प्रदान कर रहे हैं आदरणीय श्री रमेश पांडे सर, निदेशक सीआरसी लखनऊ। प्यारे साथियों, बौद्धिक उत्सर्जनता के क्षेत्र में विशेष आवश्यकता वाले बालक एवं बालिकाओं की, और विशेषकर वह पक्ष जिसमें 0 से 6 साल तक सीडीआईसी के रूप में अर्ली इंटरवेंशन सेंटर के द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के क्रम में सीआरसी लखनऊ नित नवीन अपने प्यारे विशेष आवश्यकता वाले बालक एवं बालिकाओं तक अपनी समृद्धता को, अपनी सेवाओं को पहुंचाने में तत्पर और तैयार है। इसी कड़ी को देख करके ऑनलाइन और ऑफलाइन गतिविधियों की श्रृंखला को आप सभी के बीच में रखते हुए तथा आप सभी के द्वारा बालकों के मोटर डेवलपमेंट एक्टिविटी को कैसे समन्वित रूप में किया जाए, कैसे एक विशेषज्ञ के द्वारा अभिभावक पक्ष तक इस बात को पहुंचाई जाए और अभिभावक पक्ष से बालक एवं बालिकाओं तक सेवाओं के क्रम को पहुंचाया जाए, इन सभी पक्षों को देखते हुए आज का यह कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इस महत्वपूर्ण भाव में हमारे बीच आज के मुख्य वक्ता के रूप में आदरणीय मिस अर्पिता मैम, कंसल्टेंट ऑक्युपेशनल थेरेपिस्ट, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स सेंटर सर्वोदय कन्या विद्यालय प्रशांत विहार दिल्ली से हमारे बीच जुड़ी हैं। आदरणीय मैम, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? गुड आफ्टरनून सर। यस सर, मेरे को आवाज मोस्ट वेलकम मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं संपूर्ण सीआरसी परिवार की तरफ से आपका इस पटल पर बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं तथा आज के विषय डेवलपमेंट ऑफ मोटर कंट्रोल इन चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड, इस विषय पर आपको सादर आमंत्रित करता हूं कि आप आए और हम सभी के बीच में अपने महत्वपूर्ण भाव रखें। आदरणीय मिस अर्पिता मैम। थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं अपना पीपीटी शेयर कर रही हूँ यहाँ पर। सो मेरा पीपीटी सबको विजिबल है यहाँ पर? यस यस मैम, यस। गुड आफ्टरनून एवरीवन, थैंक यू सर फॉर योर इंट्रोडक्शन। सो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मोटर डेवलपमेंट इन इन्फेंसी, एंड मेरा नाम अर्पिता है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं ये प्रेजेंटेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि मोटर डेवलपमेंट होती क्या है, क्योंकि जब हम अपने क्लिनिक्स में होते हैं तो हम मोटर डेवलपमेंट पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। मोटर डेवलपमेंट वैसे ही बहुत ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी बच्चे की ग्रोथ का, और इन्फेंसी में मोटर डेवलपमेंट एक अलग ही की एस्पेक्ट के रूप में बाहर आती है। इन्फेंसी वो एक पीरियड है जब बच्चा बर्थ से लेके 28 दिनों का एक स्पैन पूरा करता है, यानी एक
1 साल के बच्चे को हम इन्फेंट बोलते हैं, एक अप टू 1 ईयर एज ग्रुप के बच्चे को हम इन्फेंट बोलते हैं, और उसी में ही जो बच्चा 1 महीने तक का होता है यानी 0 से 28 डेज का होता है उसको हम नियोनेट कहते हैं। सो बर्थ से लेकर 1 साल तक की उम्र में जो मोटर डेवलपमेंट और होनी चाहिए, हम आज उसके बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली मोटर का मतलब क्या है? यहाँ पर मोटर का मतलब रिस्पॉन्स एक्शन से होता है। मोटर का मतलब है कि कोई एक्शन परफॉर्म करके देना या किसी एक्शन के लिए आपको एक रिएक्शन देना, रिस्पॉन्स करना। तो जो बच्चे हैं हमारे वो एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करते हैं, कुछ मूवमेंट्स कर कर, कुछ एक्शंस कर कर, और यही मोटर डेवलपमेंट का एक की पॉइंट है कि बच्चे का मोटर डेवलपमेंट कैसा है, या फिर क्या वो एक ऑप्टिमम मोटर डेवलपमेंट है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? टू सी, ये देखकर कि बच्चा अपने एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरैक्ट कर रहा है। हमारे जो बच्चे होते हैं उनको अपनी एनवायरनमेंट को मास्टर करने के लिए कुछ पर्टिकुलर स्किल की जरूरत होती है। तो हमारे बच्चे ये स्किल्स एक तो इनेट करते हैं, दैट मीन्स ये स्किल्स के साथ बॉन्ड होते हैं, और धीरे धीरे ये स्किल्स ब्रश्ड अप होती है, और कुछ स्किल्स हम बाहर एनवायरनमेंट से दूसरों को देखकर, ऑब्जर्वेशन कर कर, प्रैक्टिस कर कर सीखते हैं। ऐसी स्किल्स को एक्वायर्ड स्किल्स कहते हैं, और हम अपने एनवायरनमेंट में अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं कुछ पर्टिकुलर स्किल्स के साथ। तो पहले मोटर डेवलपमेंट, जो मोटर टर्म थी, सोल एक खाली टर्म के तौर पर यूज की जाती थी, बट इन 1992 फ्लेमिंग, जो कि एक न्यूरो डेवलपमेंट थेरेपिस्ट थे और एक बुक के ऑथर थे, उन्होंने ये बताया कि मोटर स्किल्स अकेले ही कहीं पर भी जरूरी नहीं होती किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए। मोटर स्किल के साथ साथ बुद्धि का भी विकास होना और बौद्धिक प्रोसेसेस की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है अपने एनवायरनमेंट को मास्टर करने के लिए और किसी भी चीज का एक रिस्पॉन्स करने के लिए। दैट्स व्हाई अब से साइकोमोटर टर्म यूज की जाती है डेवलपमेंट की जगह, या मोटर की जगह साइकोमोटर टर्म यूज की जाती है, क्योंकि मोटर स्किल्स कभी भी इंडिपेंडेंटली नहीं देखी जाती, ना ही समझी जाती है। सो द नेक्स्ट इज, मोटर डेवलपमेंट को समझने के लिए हमें कुछ थ्योरीज पढ़नी जरूरी है। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि थ्योरी होती क्या है। सो थ्योरी एक ब्रॉड टर्म है, एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट, एक साइंटिफिकली प्रूवन स्टेटमेंट जो कि किसी इवेंट के होने का तर्क देती है, उसे हम थ्योरी कहते हैं। तो बेसिकली कुछ ऐसे सिद्धांत, कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स जिस पर आप रीजन कर सकें, जिसको आप तर्क और वितर्क के तौर पे लेके जा सकें, साथ में उसको यूनिवर्सली एक्सेप्ट करा गया हो, वो हर जगह प्रमाणित हो, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए गए हो, वो साइंटिफिकली प्रूवन हो, उसका यूज कर कर एक पॉपुलेशन के ऊपर उसको अप्लाई किया गया हो, तो उसको हम थ्योरी कहते हैं। सो बेसिकली अ थ्योरी इज अ प्लॉसिबल, दैट मीन्स अ रैशनल थिंग, उस पर हम तर्क और वितर्क कर सकते हैं। इट्स अ साइंटिफिकली एंड द यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट, and it is basically a journal principle or statements which offer to explain a certain phenomena. किसी भी फिनोमिना को एक्सप्लेन करती हो वो थ्योरी होती है। थ्योरी के अंदर कुछ इंटरडिपेंडेंट यानी कुछ स्टेटमेंट्स और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं जो अपने आप ही इंडिपेंडेंट होते हैं और एक दूसरी स्टेटमेंट्स के लिए इंटरडिपेंडेंट होते हैं, और ये इन सब का एक ही काम होता है कि वो एक इवेंट को या एक फिनोमिना को एक्सप्लेन करे। तो जब हम मोटर डेवलपमेंट पढ़ते हैं तो मोटर डेवलपमेंट के लिए सिर्फ दो ही थ्योरी, वैसे तो बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं, पर मेनली दो ही थ्योरीज हैं जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है
और बहुत ज्यादा यूज करी गई है हमारे ऑथर्स के थ्रू और हमारे क्लिनिशियंस के थ्रू। सो द जो थ्योरी है उनके हम नाम डिस्कस करते हैं। तो जो फर्स्ट है उसका नाम है जो पहली थ्योरी है उसका नाम है न्यूरो मैचुरेशनल थ्योरी, और दूसरी थ्योरी है डायनामिकल सिस्टम्स थ्योरी। जो न्यूरो मैचुरेशनल थ्योरी है ये बहुत ही प्रिमिटिव और बहुत ही ट्रेडिशनल थ्योरी है। अर्ली ऑथर्स इसको कोट करते थे अपनी रिसर्च के अंदर। इस थ्योरी को जेसल एंड मैकग्रू एम्ब्रेटूडा ने 1945 के अंदर कॉइन किया था, उसमें साइट किया था अपने रिसर्चेस के अंदर। इस थ्योरी का जैसे हम नाम पढ़ रहे हैं न्यूरो मैचुरेशनल थ्योरी, इस थ्योरी का जो मेन पॉइंट है, जो इसका सेंट्रल की पॉइंट है, वो यही है जैसे जैसे न्यूरोलॉजिकल मैचुरेशन होती रहती है, जैसे कि हम जानते हैं जो हमारे ब्रेन है वो न्यूरॉन से बने होते हैं, न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं जिन्हें हम साइनेप्सिस कहते हैं। जैसे एज बढ़ती है, 6 साल की उम्र तक हमारा ब्रेन का पूरा विकास हो जाता है। तो इस थ्योरी का भी यही मेन पॉइंट है कि जैसे न्यूरोलॉजिकल मैचुरेशन होती रहती है वैसे ही बच्चों के अंदर ग्रॉस मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स ये और मैच्योर होते रहते हैं। ये इस थ्योरी का एक की पॉइंट है। ये थ्योरी बहुत ज्यादा प्रमाणित है और बहुत सारे ऑथर्स ने और बहुत सारे क्लिनिशियन ने इसको कोट किया, इसको एक्सेप्ट किया, बट इसके अंदर बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी थे। इन ड्रॉबैक्स को कवर अप करने के लिए एक नई थ्योरी आई जिसका नाम था डायनामिकल सिस्टम्स थ्योरी। बट हम उससे पहले ये डिस्कस करते हैं कि न्यूरो मैचुरेशनल थ्योरी में क्या डिफिकल्टी थी। न्यूरो मैचुरेशनल थ्योरी ने ये कहा कि जो एम्ब्रियो है वो एक सिस्टमैटिक और सिमेट्रिकल मेथड के अंदर ग्रो करता है। इसका मतलब है कि जो हमारा मैचुरेशन का प्रोसेस है वो सबके अंदर सेम होगा। दैट मीन्स सारे इन्फेंट एक ही रूल को फॉलो करेंगे, हम सब एक ही रूल को फॉलो करेंगे और उसी तरीके से हम मेच्योर होंगे। और वो क्या था कि जो प्रिमिटिव मूवमेंट्स होती हैं हमारी वो अब मेच्योर होके कंट्रोल मूवमेंट्स हो जाएंगी, यानी जो हमारे रिफ्लेक्सेस मूवमेंट्स थे वो अब हमारी विल के अकॉर्डिंग मूव होंगे। जैसे पहले हम बच्चे के अंदर रिफ्लेक्सेस होते हैं, वो रिफ्लेक्स एक दिन इंटीग्रेट हो जाते हैं और एक वॉलंटरी, एक विल वाला मूवमेंट हमको मिलता है। मोटर डेवलपमेंट सिफेलो कॉर्डल डायरेक्शन में होगी। सिफेलो का मतलब हेड होता है, कॉर्डल का मतलब टो होता है, यानी पहले सर से पांव की तरफ की जो डायरेक्शन है उसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी, उसी के थ्रू मैच्योरेशन होगी। जैसे पहले बच्चा सर संभालना सीखेगा फिर चलना सीखेगा। मूवमेंट प्रॉक्सिमली टू डिस्टल होगी, दैट मीन्स पहले शोल्डर का स्टेबिलिटी आएगी, शोल्डर का सपोर्ट आएगा एंड देन रिस्ट की मूवमेंट हम कर पाएंगे। और ये जो मोटर डेवलपमेंट की सीक्वेंस है दैट इज सफेलोकॉर्डल, प्रॉक्सिमल डिस्टल्स, कोर्स टू फाइन, ये सब सभी इन्फेंट्स के अंदर कंसिस्टेंट रहेगी और सभी बच्चे एक ही मोटर डेवलपमेंट का रेट फॉलो करेंगे। ये इस थ्योरी के पोस्टुलेट थे, यही इस थ्योरी के अजम्पशंस थे। इस थ्योरी ने कभी भी एनवायरनमेंट को या फिर बच्चे के मॉर्फोलॉजी को, बच्चे के बॉडी स्ट्रक्चर को, घर के एनवायरनमेंट को कंसिडर ही नहीं किया। दैट्स व्हाई इस थ्योरी के बहुत सारे ड्रॉबैक्स देखते हुए न्यू थ्योरी डेवलप की गई जिसका नाम था डायनेमिकल सिस्टम्स थ्योरी। डायनेमिकल सिस्टम थ्योरी एक अडेप्टेड थ्योरी है। बेसिकली ये एक मैथमेटिकल थ्योरी है जो मैथ्स के ग्रेजुएट 1970s में पढ़ा करते थे, और ये थ्योरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बेसिकली ये एक प्योर साइंसेस एंड अप्लाइड साइंसेस से आई हुई थ्योरी है जो कि
1970s में मैथ्स के ग्रेजुएट पढ़ते थे। फिर इस थ्योरी को थेलन और उनके साथ काम करने वाले कोवर्कर्स ने इस थ्योरी को अडेप्ट किया कॉग्निटिव और न्यूरोसाइंस के फील्ड में, और इन 1980 ये एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ एमर्ज हुई और इस थ्योरी को बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस मिली। अब हम देखते हैं इस थ्योरी का मेन पॉइंट क्या है। इस थ्योरी का जो मेन पॉइंट है वो है सिस्टम। ये थ्योरी बोलती है, ये थ्योरी इस बात पर फोकस करती है कि बॉडी एक चेन है, दैट मीन्स बॉडी इज अ सिस्टम, और ये सिस्टम डायनेमिक है, दैट मीन्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये चेंज होता रहता है, और ये चेंज कुछ रूल्स पर होता है, और इस रूल्स को सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इनके कहने का मतलब है कि ब्रेन का डेवलप होना, हमारे न्यूरॉन्स का स्ट्रेंथन होना इम्पॉर्टेंट है, बट उससे भी ज्यादा इम्पॉर्टेंट है बॉडी का ऑर्गेनाइज होना और बॉडी का एक सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन के रूल को फॉलो करना। सो दिस थ्योरी focuses on that every system undergoes the process of self-organization and shift from one state to another. It means हम कोई भी मूवमेंट सीखते हैं, हम कोई भी स्किल एक्वायर करते हैं, तब हम एक पर्टिकुलर स्टेट से दूसरी स्टेट पर जाते हैं। दैट मीन्स हम इमेच्योर एक्शन से एक मेच्योर एक्शन की तरफ जाते हैं। तो इस प्रोसेस में कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स हम फॉलो करते हुए जाते हैं, एंड दिस रूल इज नोन एज द सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन रूल। ये डायनेमिकल सिस्टम थ्योरी क्योंकि मैथ्स ग्रेजुएट पढ़ते थे और ये एक प्योर और अप्लाइड साइंस से डेराइव्ड होकर आई थी, तो बेरेनस्टीन जो कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट थे, 1967 में इन्होंने इस थ्योरी को बायोमैकेनिकली अप्लाई करने का सोचा, और उन्होंने ये पोस्टुलेट दिया दैट द जॉइंट्स एंड मसल नेवर वर्क इन आइसोलेशन। हमारे जॉइंट्स और मसल्स कभी भी आइसोलेटेड वर्क नहीं करते, ये हमेशा एक सिनर्जेटिकली मूव करते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं, एक हमारी बॉडी इज अ चेन, अ काइनेमेटिक चेन होती है, तो कभी भी एक रिस्ट अकेले मूव नहीं कर रही होती है, या कभी भी हमारी कलाई अकेले मूव नहीं कर रही होती है, उसके साथ हमारी एल्बो और शोल्डर का भी रोल होता है। तो मैडम आपको मैम आपकी हाँ, तरफ से आवाज मैम। नहीं आ रही है। अर्पिता मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही। अर्पिता मैम, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? अर्पिता मैम, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? कुछ ही समय में अर्पिता मैम पुनः हमारे बीच होंगी। कुछ तकनीकी व्यवधान के कारण हमसे डिस्कनेक्ट हुई हैं। जल्द से जल्द वो हमारे बीच जुड़ रही हैं। अर्पिता मैम, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो आप अपनी तरफ से माइक अनम्यूट करके सेशन को कंटिन्यू करें। अर्पिता मैम, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? करुणा मैम, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही तो एक बार मैम से फोन के द्वारा आप थोड़ा सा
सूचना प्राप्त कर लें कि उधर टेक्निकल ग्लिचेज क्या चल रहे हैं। सर मैं भी मैम से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, जैसे मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं शेयर करती हूँ आपके साथ। जी ठीक है। कौन निकालता है बहुत अपनी भी आवाज आ रही क्या? अर्पिता मैम, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है तो आप माइक अनम्यूट करके मोहम्मद अनस जी, आप अपनी तरफ से माइक म्यूट कर लें। अर्पिता मैम, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप माइक अपना अनम्यूट करके अपनी तरफ से कंटिन्यू करें मैम। करुणा मैम, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो मैम जहां पे हम सभी के बीच में अपनी विशेषज्ञता रख रही थी वहां से आप थोड़ा सा कंटिन्यू करें। जैसे ही अर्पिता मैम हमारे बीच जुड़ती हैं वो आगे का सेशन कंटिन्यू करेंगी। करुणा मैम। हाँ जी सर, मैं एक बार बात कर रही हूँ मैम से, जैसे उनका रिस्पॉन्स आता है अकॉर्डिंगली आई ज्वाइन। ठीक है सर। अर्पिता मैम, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हमें इंतजार है आपका। करुणा मैम, अगर कुछ तकनीकी समस्या है अर्पिता मैम की तरफ से तो प्लीज सेशन को आप कंटिन्यू करें। The host device, the host, the अर्पिता मैम, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो आप अपना माइक अनम्यूट करें। अर्पिता मैम या करुणा मैम, मेरी आवाज अगर आप लोगों तक पहुंच रही है तो माइक अनम्यूट करके सेशन को आप कंटिन्यू करें मैम। एक्सक्यूज मी नागेश सर, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ?
कुछ तकनीकी समस्या नेट से संबंधित आने के कारण अर्पिता मैम पुनः हमारे बीच क्षण मात्र में ही जुड़ रही हैं। जैसे ही अर्पिता मैम हमारे बीच जुड़ती हैं सत्संग कंटिन्यू होगा। जितने भी प्रतिभागी हमारे बीच जुड़े हैं सभी समुचित रूप से हस्त संचालन मॉडल एक्टिविटी के क्रम में जो भाव है जो अभी मैम के द्वारा हम सभी के बीच में रखे जा रहे थे उन सभी भावों से युक्त होते हुए उनके अभ्यासित भाव को अपने मन स्थल पर स्मरित करें। कुछ ही क्षण में अर्पिता मैम हमारे बीच होंगे और वो कंटिन्यू करेंगे। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? जी मैम आप कंटिन्यू करें प्लीज मैम। हाँ जी, जैसा कि आप सबको नागेश सर बता सकते हैं कि तकनीकी खराबी के कारण अर्पिता मैम हमसे ज्वाइन नहीं कर पा रही है। इस चीज के लिए हम सब आपसे क्षमा चाहते हैं। जैसा कि मैम आपको अभी मोटर डेवलपमेंट की कुछ थ्योरीज बता चुकी है कि अलग अलग विशेषज्ञों ने किस तरह से अपनी अपनी थ्योरीज और अपनी अपनी जानकारी के हिसाब से उसमें क्या एडिशंस किए है। उसके बाद एक चीज मैं आप सबको बताना चाहूंगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्ले, कि प्ले बच्चों के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। प्ले एक ऐसा माध्यम है जिससे उनकी जो डेवलपमेंट है, मोटर डेवलपमेंट है, उसे एक दिशा मिलती है। अगर हम बात करें कि एक छोटे से बच्चे की, तो उसके लिए उस टाइम पे कुछ महीने का बच्चा होगा तो उसके लिए उसकी खेलने का तरीका होगा कि वो इधर से उधर पलटेगा, अपने माता की तरफ देखेगा, अपने पिता की तरफ देखेगा, कोई खिलौना झुनझुना होगा या कोई चाबी के छल्ले होंगे तो उसकी तरफ देखेगा। तो वो उसके लिए प्ले होता है। उसी के साथ अगर हम उसकी एक मोटर मोटर एस्पेक्ट में बात करें तो वही वहां पे उसकी रोटेशन आ रही है, मूवमेंट्स आ रही है, वो ट्रैक कर रहा है। तो इस तरह से उसकी मोटर डेवलपमेंट भी वहां चलती रहती है। क्योंकि एज अ पेरेंट हमें लगता है कि जस्ट ये खेल रहा है, तो इसी बच्चों के लिए बच्चों का मेन काम ही प्ले होता है। प्ले के माध्यम से ही वो अपने शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो या फिर सामाजिक विकास हो, उन सारी चीजों को वो एक प्ले के थ्रू ही कंटिन्यू करते हैं। जैसे ही बच्चा बड़ा होता जाता है, अब वो चलना सीखता है, वो सहारा ले लेके चलता है, उसी के साथ वो अपने खिलौने ढूंढता है कि कहाँ रखे हैं। इस तरह से वो अपनी चीजों अगर कोई कोई उसका मम्मा आती है या पापा आते हैं, उन्हें देख के वो स्माइल करता है। कोई खाने की चीज, जैसे बच्चा खाना स्टार्ट करता है तो उसकी पसंद का खाना होता है तो वो उसे देख के खुश हो रहा होता है। तो इस तरह से एक उसका सोशल एक्सपेक्ट स्टार्ट होता है, वो लोगों से इंटरेक्ट करना स्टार्ट करता है। क्योंकि इनिशियली जब बच्चा छोटा होता है तो उसके लिए सिर्फ उसके माता पिता होते हैं, और सिर्फ ज्यादातर उसके जो करीबी रिश्तेदार हैं, कुछ केस में वो दादा दादी होते हैं, नाना नानी होते हैं, मामा मामी होते हैं। वही जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, 2-3 साल का हो जाता है, तो अपने साथ में जो उसके कजिन्स होते हैं, चाचा ताऊ के बच्चे होते हैं, उन सबके साथ खेलना स्टार्ट करता है। वो गेम आपका बॉल गेम भी हो सकता है, आपका कार रेसिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। साथ में जैसे हम सब अपने टाइम में चीजें खेलते थे कि पोषण पा, भाई पोषण पा हो गया,
या फिर आपका पकड़म पकड़ाई हो गया, ये सारी चीजें हमें लगती है कि बहुत इजी है, बट उन्हीं सारी चीजों की वजह से बच्चे अपना टर्न टेकिंग सीखते हैं, अपना रोल प्ले सीखते हैं। कि अगर हम पकड़म पकड़ाई का एक एग्जाम्पल है, तो वो भी हमारे मोटर डेवलपमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो हम सब ने अपने टाइम पे खेला, उसके अंदर सपोज अगर हमारी टर्न होती है पकड़म पकड़ाई में, तो हमें ये होता है कि ठीक है मेरी टर्न है, मुझे सबको जाके कैच करना है। वही दूसरे बच्चों का रोल होता है कि हमें इससे भागना है। तो उन्हें कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि इस टाइम पे मेरा क्या रोल है, मुझे इस पर्सन से बचना है, जितना देर में बचूंगा उतनी देर जीतूंगा। उस तरह से हम अपने प्ले को हमारे मोटर डेवलपमेंट में वो भाग भी रहा है, सारी चीजें एडजस्ट भी कर रहा है। अगर उसके सामने कोई दूसरा बच्चा है, उसे उससे बच के निकलना है, और साथ में ये भी कोशिश करनी है कि वो सबसे लास्ट में भी आउट हो। तो एक वो एस्पेक्ट हो जाता है। साथ में सोशल, कि हाँ सबको साथ में खेलना है। हमारे जितने भी गेम्स हमारे टाइम पे रहे हैं, उन सबका एक सोशल, इमोशनल, साथ में साइकोलॉजिकल और मोटर एक्सपेक्ट हमेशा रहा है। सेम चीज हम कोशिश करते हैं कि इन बच्चों के साथ भी हम वही चीज उन्हें वो एनवायरनमेंट दे पाए। जिस तरह का आज का माहौल है, ज्यादातर बच्चे सिंगल होते हैं, उनके भाई बहन नहीं होते, उस वजह से उनका जो मानसिक विकास है, चाहे वो सामाजिक विकास है, वो थोड़ा पिछड़ जाता है। इसी चीज के लिए हम कोशिश करते हैं कि जितना हो सके उन्हें पार्क में लेके जाएं, बाकी सारे बच्चों के साथ इन्वॉल्व करवाएं उन्हें, सो दैट उन सबका जो एक सोशल डेवलपमेंट है वो किसी वजह से इम्पार्ट ना हो पाए, वो बाकी बच्चों की तरह आगे जाके इंटरेक्ट कर पाए। वो बहुत जरूरी है उन बच्चों के लिए। नेक्स्ट हम इसी में आगे बढ़ते हुए एक हमारी थ्योरी होती है, थ्योरी ऑफ सेंसरी इंटीग्रेशन। बहुत सारे अभिभावक जो हमसे सीआरसी लखनऊ में जुड़े हुए हैं, वो यहाँ पे सेवाएं देते हैं, तो उन्हें पता है कि हम हर बच्चे को उनकी जो सेंसरी नीड्स होती है उनके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इंटरवेंशन प्रोवाइड करते हैं। कुछ बच्चों, जैसे अगर कोई बच्चा है, वो बच्चा बहुत ज्यादा उछलता है, एक जगह नहीं बैठता, तो उस हिसाब से उस पे जो थेरेपी होती है, तो उसमें हम ध्यान रखते हैं कि उस बच्चे का जो वेस्टिबुलर सिस्टम है, हम उसके ऊपर ध्यान दें, उसकी जो वेस्टिबुलर नीड्स है उसे सेटिस्फाई करें। हमारे पास जितने सारे बच्चे आते हैं उन सबकी अलग अलग नीड्स होती है। जैसे जो बेसिक 5 सेंसेस होते हैं उसके बारे में हम सबको पता है कि हमारा विजन होता है, ऑडिटरी होता है, टच होता है, स्मेल होता है, हियरिंग होता है। उसके अलावा हमारी दो मोर इम्पोर्टेंट सेंसेस वो भी होती है, वेस्टिबुलर एंड प्रोप्रियोसेप्टिव। वेस्टिबुलर में हमारा बैलेंसिंग आ जाता है कि अब बच्चा अपने आप को बैलेंस कैसे कर रहा है। प्रोप्रियोसेप्शन में आपका बॉडी सेंस आ जाता है कि बच्चा अपने बॉडी को किस तरह से सेंस कर रहा है। कुछ बच्चे होते हैं कि वो जितना भी ऊंचाई पे चढ़ लें, पर वो उनको ध्यान रहता है कि मुझे नहीं लगनी चाहिए। वो जंगलों पे भी चढ़ जाएंगे, पर उन्हें ये ध्यान रहेगा कि मुझे नहीं लगनी चाहिए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कब कहाँ कितना चढ़ना है। तो वहां पे इस वजह से उनकी एक गतिविधि की वजह से वो अपने बाकी जो उनके फ्रेंड्स हैं, उनके साथ में आसपास खेलने वाले बच्चे हैं, वो उनसे अलग हो जाते हैं। जहाँ बाकी बच्चे आपका बैट बॉल खेल रहे हैं, रैकेट खेल रहे हैं, वो वहां पे वो ना करते हुए झूलों पे चढ़ चढ़ के, सिर्फ ऊपर ही चढ़ के, उन्हें ऊपर चढ़ने में ज्यादा मजा आता है, या फिर कुछ बच्चों को झूले में बहुत ज्यादा मजा आता है। तो डिपेंडिंग अपॉन इस तरह से हमारे बहुत सारे बच्चों की अलग अलग सेंसरी नीड्स होती है। विद द हेल्प ऑफ प्ले हम कोशिश करते हैं कि उन सारी नीड्स को हम सेटिस्फाई कर पाए, जिसके साथ अगर उनके एक बार सेंसरी नीड सेटिस्फाई हो पाएंगी, तो ही वो अपने बाकी ऑक्यूपेशंस में, अपने बाकी व्यवसाय में एक इम्पोर्टेंट इंडिविजुअल बन के पार्टिसिपेट कर पाएंगे। जिस तरह से हम सबके लिए, अगर हम अपने बात करें, हम सबके लिए हमारी जॉब होती है। अगर जो हाउस वाइफ है उनके लिए उनकी जॉब, उनका घर का काम होता है, उनका एक वाइफ वाला रोल होता है, एक माता वाला रोल होता है। जैसे ये सारे रोल्स होते हैं, उसी तरह से बच्चे के लिए, बच्चे का सबसे बड़ा रोल होता है कि वो अच्छी तरह से खेले, क्योंकि बच्चों के लिए खेलना खाना ही जो 2-3 चीजें होती है जो वो अच्छी तरह से करे, तो उनका विकास एक सुचारू रूप से चल पाएगा। इसी में अगर किसी भी तरह से किसी भी बच्चे को कोई भी तकलीफ आती है, या कोई भी चीजें होती है, जैसे बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, तो देखना पड़ता है कि बच्चे को दिक्कत कहाँ आ रही है। बहुत बार हो सकता है कि वो बच्चा को पेन पकड़ने में दिक्कत आ रही है, या बहुत बार उसके कंट्रोल ही नहीं है, उतना स्ट्रेंथ नहीं है, बच्चे का पोस्चर नहीं है। तो ये सारी चीजें भी हमारे डेवलपमेंट में आते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए अगर एक बच्चे ने स्टार्टिंग में अपना, बस आपने उस बच्चे को प्रॉपर एनवायरनमेंट दिया गया है उसके शुरुआती समय में, कि वो अच्छी तरह से खेल पाए चीजों के साथ, उसे सारे खिलौने मिले हैं,
वो खेल रहा है, बाकी बच्चों के साथ भी खेल रहा है, कि जैसे मान लो बॉल वाला गेम हो गया या फिर गाड़ियां हो गई, इस टाइप से अगर बच्चों को एक एनवायरनमेंट मिलता है तो उसी के साथ उनकी जो डेवलपमेंट है वो फास्ट होती है, एक तरह से फैसिलिटेट होती है। तो कभी भी ये मत समझे कि सिर्फ बच्चा खेल रहा है तो वो सिर्फ एक खेल है। खेल एक तरीका है जिससे वो एक एक स्किल सीखता है, वही स्किल उसे आगे हेल्प करती है। जिस तरह से खाना बनाने के लिए हमारे जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इंग्रेडिएंट्स के बिना हम खाना नहीं बना सकते, उसी तरह बच्चों के लिए खेल बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर किसी भी तरह से हम बच्चे को खेल से वंचित रखते हैं या फिर अपने सेंसरी इश्यूज या मोटर इश्यूज की वजह से बच्चा खेल में एक एक्टिव पार्टिसिपेशन बन के पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है, तो फिर उस बच्चे की बाकी सारी चीजें उससे उस वजह से अफेक्ट होती है। अगर किसी बच्चे का सेंसरी इश्यूज है, जैसा अभी आपसे डिस्कस किया गया, तो उस वजह से वो अपना स्कूल में नहीं इंटरेक्ट कर पाएगा, बच्चों से इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, उसकी डेवलपमेंट बाकी सारे बच्चों से पीछे चली जाएगी। ठीक उसी तरह से अगर जैसे हमारे सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे होते हैं, डेवलपमेंटल डिले के बच्चे होते हैं, तो हमारे पास 1 साल का बच्चा हो गया है, बच्चा भी गर्दन नहीं संभाल पा रहा है, मुड़ नहीं पा रहा है, पलट नहीं पा रहा है अपने आप से, उसके लिए उसे सपोर्ट की जरूरत है। तो इन सारी चीजों की वजह से भी उसका प्ले अफेक्ट हो गया, तो उसे स्किल्स भी नहीं सीखी, तो फिर वो आगे जाके चीजें किस तरह से करेगा। तो इसीलिए हमें बच्चों के प्ले का भी बहुत ध्यान रखना है। अपार्ट फ्रॉम उनकी नॉर्मल डेवलपमेंट कैसे हुई वो तो हमारा मुद्दा है ही है, कि बच्चे की डेवलपमेंट भी, जैसे हमारे डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होते हैं कि 2 से 3 महीने में बच्चा गर्दन संभालता है, 4 से 5 महीने में बच्चा पलटना शुरू करता है। इस तरह से जो हमारा माइलस्टोन्स है, अगर आप सब पेरेंट्स को कभी भी लगता है कि हमारा बच्चा किसी भी चीज में पीछे चल रहा है बाकी बच्चों से, 1 साल का बच्चा हो गया अभी, बस वो बैठ ही रहा है, खुद से खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए भी आप हम सबको कंसल्ट कर सकते हैं, सीआर से लखनऊ आ सकते हैं। अगर आपको लगा है कि बच्चा अभी पेंसिल ठीक से नहीं पकड़ रहा है, बच्चा बाकी बच्चों से बात नहीं कर रहा है, या फिर खेल के लिए सिर्फ एक गाड़ी को ही घुमाता रहता है, पहिए घुमाता रहता है, इस तरह से टिपिकल बाकी बच्चों से अलग तरह से खेल रहा है, तो उसके लिए भी आप चीजें पूछ सकते हैं। क्योंकि बच्चे का एक एक्टिवली पार्टिसिपेट करना गेम में बहुत जरूरी है। अगर बच्चा गेम में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, एक अपने एज अप्रोप्रिएट प्ले में नहीं एंगेज होगा, तो वो उसके नॉर्मल डेवलपमेंट को हैम्पर करते हैं। आप में से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है अब तक तो आप वो पूछ सकते हैं। अगर आप चाहें तो चैट बॉक्स पे भी आप चैट टाइप कर सकते हैं, फिर मैं अकॉर्डिंगली आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दूंगी। तो अमित 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 जी, हाँ, अमित सर शायद सर जुड़े नहीं हैं या डिस्कनेक्ट हुए हैं। जितने भी प्रतिभागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर आपका कोई प्रश्न है इस सत्र के संदर्भ में, तो आप करुणा मैम के समक्ष अपने प्रश्न रख सकते हैं। थोड़ा किरण के बारे में भी नागेश जी बता दीजिए। जी सर, जी सर। अगर किसी प्रतिभागी या किसी अभिभावक के कोई प्रश्न है मोटर डेवलपमेंट से संबंधित, तो आप हमारे बीच रख सकते हैं। एक्सक्यूज मी, मेरा क्वेश्चन है, मैं पूछ सकता हूँ अभी? यस यस सर, जी पूछिए। पूछिए। थैंक यू। जैसा आप बता रहे हो सेंसरी इश्यूज रहते हैं, तो ये हाँ जी। सेंसरी इश्यूज अगर कोई बच्चा एडोलसेंस है 12 से 13 साल 15 साल की उम्र में, तो उसको कैसे, एज ए टीचर मैं पूछ रहा हूँ, कैसे आइडेंटिफाई कर पाए कि थोड़ी उसको उसमें हेल्प कर पाए? जैसे बाकी बच्चे होते हैं, एक हम आप स्पेशल एजुकेटर हैं अभी? स्पेशल स्पेशल एजुकेटर नहीं। तो सर पहले टीचर। हमें ये जानना पड़ेगा कि आप अगर बच्चे को कह रहे हो कि इस बच्चे को सेंसरी इश्यूज है, तो आप किस बेसिस पे कह रहे हो कि बच्चे को सेंसरी इश्यूज है। वो बच्चा क्योंकि जैसे मैंने आप सबको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया कि हमारे 7 सेंसेस होते हैं, अगर इन 5 सेंसेस में से किसी चीज के लिए वो हाइपर रिएक्टिव है या हाइपर रिएक्टिव है, देन ओनली हम कहेंगे उस बच्चे को सेंसरी इश्यूज है।
तो पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन सी एक्टिविटीज वो बच्चा ऐसा कर रहा है, या कौन सी सिंपल भाषा में कहूँ तो ऐसे कौन सी क्रियाएं हैं जिसकी वजह से आपको लगा है कि बच्चे को सेंसरी इश्यूज है। पहले हमें वो जानना जरूरी है। पहले हमें अगर ये पता होगा कि ये सारी चीजें कर रहा है, इसलिए आप उस बच्चे को सेंसरी इश्यूज के लिए कंसीडर करें, तो उसके बाद हम कोई चीज अपनी तरफ से जानकारी दे पाएंगे कि उन सेंसरी इश्यूज को हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, सो दैट वो बच्चा एक एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है अपने बाकी रोल्स में। हाँ मैम, इसमें दो चीजें हैं जिन पे मैं बात करना चाह रहा हूँ। एक तो कि हाँ बच्चा जी, जो थोड़ी सी पूछिए। ज्यादा तेज आवाज हो जाए, मतलब क्लास में कोई हाँ चिल्ला जी। गया, एंड एक हाइपर एक्टिविटी, वो बच्चा एक जगह से सीटिंग नहीं कर पाता है। वो बोलता है कि थोड़ी देर बाद मेरा मन करता है कि मैं थोड़ा इधर चला जाऊं, उधर चला जाऊं, और जो बोलता है कि जब क्लास में टीचर नहीं है तो मेरा मन करता है कि मैं थोड़ा टहल लूं। हाँ जी, तो इसके लिए आप जैसे अगर बच्चे ज्यादातर तो तेज आवाज होती है तो ऐसे कान को ढकने की कोशिश करते हैं, तो हो सकता है कि वो बच्चा एट टाइम्स ईयर प्रेशर ले रहा हो, उसे कानों के ऊपर दबाव की जरूरत हो। और बहुत बार हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि टीचर नहीं है तो बच्चे आपस में मस्ती मजाक करते हैं, खेलते हैं, तो उस शोर से भी वो अपने कान को बंद कर सकता है, कान पर दबाव डाल सकता है। तो पहले ये जानने की कोशिश कीजिए, जैसे वो बच्चा अपने कान दबाता है तो वो किस माहौल में दबा रहा है। टीचर नहीं है, बच्चे शोर मचा रहे हैं, उस टाइम पे अगर वो कान दबा रहा है तो हमें उसको ऑडिटरी और जो उसका ऑडिटरी सिस्टम है उसे थोड़ा सा लाइक जो उसका हियरिंग सेंसेस है उसे थोड़ा सा स्टेबलाइज करने की जरूरत है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं, उस बच्चे को अगर शोर से दिक्कत है तो घर में अगर मिक्सी चलती होगी, कुकर चलता होगा तो उसे तभी भी दिक्कत होती होगी, तभी भी वो अपने कान को ढकता होगा ऐसे। तो आपको पहले ये पता करना पड़ेगा कि वो किस सिचुएशन की वजह से अपने कान ढक रहा है। बच्चे शोर मचा रहे हैं इसलिए, या फिर वो नॉर्मली भी अगर खाली बैठा है तो बीच बीच में अपने कानों के ऊपर ऐसे दबाव बनाने के लिए प्रेशर ले रहा है, तो हमें वो चीज जाननी ज्यादा जरूरी है। दूसरी सिचुएशन जो आपने बोला कि जैसे अगर टीचर नहीं पढ़ा रही है तो उस बच्चे को चाहिए कि वो थोड़ा एक राउंड लगा ले क्लास में, सो दैट वो अच्छे फिर बैठ के पढ़ता है। तो वो चीजें हमारे साथ भी होती है, बहुत बार हमें भी चाहिए होता है कि ठीक है आधा पौना घंटा हो गया, हमने थोड़ा पढ़ लिया तो अब थोड़ा सा हम एक राउंड लगा रहे हैं। तो उस केस में आप बच्चे को आफ्टर एक कोई टॉपिक चल रहा है, सपोज आपका भी हिंदी का पीरियड चल रहा है क्लास में, 12-13 साल का बच्चा है तो उसके पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज क्लासेस चलती होंगी, तो आप उस टाइम पे आप उसे बोल सकते हैं ठीक है, हम एक ऑफिशियली भी उसे ब्रेक दे सकते हैं कि ठीक है आप 2-3 मिनट्स का ब्रेक ले लो, आप एक राउंड लगा लो, वॉक कर लो, सो दैट उसे भी एक प्रोडक्टिवली रिफ्रेशिंग फील हो और वो एक अच्छी तरह से बैठ के फिर अगले सब्जेक्ट के लिए पार्टिसिपेट कर पाए उस टॉपिक में, रादर देन कि हम उसे बोले कि नहीं आपको बैठना ही है, बिल्कुल नहीं उठना है। क्योंकि थोड़ा बहुत एक शॉर्ट ब्रेक की जरूरत हम सबको होती है, अगर बच्चे को भी है तो वो हम उसे मना नहीं कर सकते। हाँ मैम, आप जैसे शॉर्ट ब्रेक बोल रहे हो ये तो मिलता है, ये रहता है, बट वो कहता है कि थोड़ा सा ना, जब क्लास में अगर टीचर 5-10 मिनट बाद उसको लगता है कि मैं टहल लूं, घूम लूं, टीचर नहीं है तो बिल्कुल भी बैठने का मन नहीं करता है। एंड आप ईयर्स को लेके बोल रहे हैं, कानों को लेके, वो कहता है कि जब क्लास में मैं पढ़ रहा हूँ या कुछ लिख रहा हूँ, बच्चे शोर मचाते हैं तब ऐसा होता है, टीचर जब बोल रहे हैं तब ऐसा नहीं होता है। तो फिर वो साउंड को लेके वो सारी चीजें कर रहा है, तो हमें उसके लिए उसे थोड़ा सा बच्चे को डिसेंसिटाइज करना पड़ेगा, क्योंकि एक नॉर्मल जैसे बच्चा आगे जाता जाएगा तो उसे हर बार एक शांत एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, बच्चे होंगे तो शोर होगा ही होगा। थोड़ा सा हमें उन सारी चीजों पे फिर वर्कआउट करना पड़ेगा। दूसरी चीज जैसे आपने बोला कि उसे 5 मिनट्स में ही ब्रेक चाहिए, तो उस बेसिस पे सिर्फ उसका उठने का और हाइपर एक्टिव का इशू नहीं है, उसका अटेंशन एंड फोकस का भी इशू है, उसका सस्टेनेंस का भी इशू है। अगर बच्चा 5-5 मिनट में उठ रहा है, 12 साल का बच्चा, तो उसके लिए आप उसके अटेंशन एंड फोकस एक्टिविटीज के लिए आप एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं, सो दैट वो एकदम डिजाइन करके उस बच्चे के लिए उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उसकी एज ग्रुप के अकॉर्डिंग बेस्ट एक्टिविटीज लाइक प्रिस्क्राइब कर सके, जो उसको हेल्प करेगा कि वो एक प्रोडक्टिव स्टूडेंट की तरह क्लास में एंगेज हो सके। एनीथिंग एल्स? हेलो, नमस्कार मैम। आकाश सेन जी। हाँ जी, बोलिए। मैम नजमा, स्पेशल न्यूट्रिशन टीचर। हाँ जी, बोलिए। मैम एक चाइल्ड को मैं घर जाकर होम ट्यूशन देता हूँ, तो उस बच्चे की जो ना मुट्ठियाँ नहीं खुलती हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए? बच्चे की मुट्ठी में भेजे केस का, बच्चा क्या डायग्नोसिस है बच्चे नॉर्मल रहेगा, वो स्टैटिक सीपी है, सेरेब्रल का? सॉरी, पैलेसी। आपको
अच्छा, सिटी है और क्वाड्रिप्लेजिया है या सिर्फ हैंड्स इन्वॉल्व? टाइटनेस रहता है पूरा, सॉरी। पैरों में टाइटनेस होता है बहुत ज्यादा उसके लोअर, और मुट्ठी जो है ना बंद रखता है, वो खोलता नहीं है। अगर जबरदस्त ज्यादा ताकत लगाओ उंगलियों को तो जब खुल पाती है। कितने साल का बच्चा है? 2.5 के कितने साल का? 2.5 साल का। 2.5 साल का बच्चा है। ठीक है, तो बच्चे की फिजियोथेरेपी एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी चल रही है? मैम हमारा एक क्वेश्चन है। शाखा जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ जी मैम, एक क्वेश्चन है। अभी हमारे एक 2 मंथ का बेबी है, नॉट माइन। देन उसका जो है क्राउन पार्ट जो होता है हेड का, उसमें थोड़ा फ्लूइड जैसा हमें फील होता है। तो ये क्या कुछ एबनॉर्मलिटी तो नहीं शो कर रहा है? आप एक बार उसे यहाँ पे सीआरसी लखनऊ ले आइए, हम एग्जामिन नो कर मैम, लेंगे देन अकॉर्डिंगली। ओके, हाँ एक्चुअल जी, में हम पटना से हैं, बिहार पटना हाँ से जी। बात कर रहे हैं। देन सीआरसी पटना में ले जा सकते हैं बच्चे को? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक चीज होती है ऑफिशियली एग्जामिन हो जाएगा बच्चा तो हम ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। जी जी। नो मैम, एक्चुअल में ये ऐसा भी कहा जाता है कि इनिशियल फेज जो होता है 6 मंथ में, जो क्राउन पार्ट होता है बेबी का, हाँ जी, वो हार्ड होना सॉफ्ट स्टार्ट होता होता है। है, फिर धीरे धीरे। हाँ, वो क्योंकि स्टार्टिंग में आपके फ्रंटल्स बनते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट टू दैट ग्रेजुअली मूव टू हार्ड, बट दैट आल्सो डिपेंड कि ज्यादा सॉफ्ट होगा तो वो आपका ब्रेन डेवलपमेंट पे अफेक्ट कर सकता है। हाँ हाँ, वही तो वही हाँ, हमें इसीलिए एबनॉर्मलिटी उसमें हाँ लग जी। रहा था, क्योंकि जब उसको टच कर रहे हैं तो फ्लूइड बिल्कुल हम्म। क्लियर फील हो रहा है। अगर आपको और कोई भी डेविएशन दिखती है तो डू कंसल्ट any government organization as soon as possible so that early identification हो पाए और बच्चे के लिए ज्यादा बेहतर है। ओके मैम, ऐसा भी कर सकते हैं कि इसके लिए अगर प्राइवेट क्लिनिक में जाना चाहें तो फिर आप क्या सजेस्ट करेंगी? आप प्राइवेट में जा सकते हैं बट आप एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोफेशनल्स अंडर वन रूफ मिल जाएंगे। आपको मल्टीपल जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं उन सबकी अप्रोच मिल करेक्ट जाएगी, करेक्ट वो ज्यादा करेक्ट। बेटर रहेगा। ओके मैम, ओके, थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू सो मच। समय की सीमा को देखते हुए मैं प्रोग्राम को वोट ऑफ थैंक्स के साथ यहीं पे फिनिश करना चाहूंगा। आप सभी पार्टिसिपेंट्स से रिक्वेस्ट है, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स या हम ईमेल पे भी भेज सकते हैं, जिसकी आपकी आंसर जो है हम ईमेल के माध्यम से भी दे सकते हैं। तो साथ ही में सबसे पहले मैं आज आपसे पहले सॉरी भी कहना चाहूंगा कि अर्पिता मैडम आज हमारे साथ बीच में कुछ तकनीकी खराबी की वजह से अब उन्होंने सेशन कंटिन्यू नहीं कर पाया, लेकिन बाद का सेशन करुणा मैडम ने कंटिन्यू किया। और सबसे पहले रिसोर्स पर्सन को थैंक्स करना चाहता हूँ, मिस अर्पिता मैडम को, और साथ में करुणा मैडम को थैंक्स करना चाहता हूँ जिन्होंने आज मोटर डेवलपमेंट के बारे में बताया और अपना कीमती समय हम सभी को दिया। थैंक यू बोथ ऑफ आवर रिसोर्स पर्संस। और साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे सभी कोऑर्डिनेटेड टीम मेंबर्स का जिन्होंने इस तरह के ऑनलाइन प्रोग्राम किया। साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे पीडीडीयू एनआईपीपीडी के रिस्पेक्टेड डायरेक्टर मैम एवं मीना कुमारी मैम। साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ रिस्पेक्टेड डायरेक्टर श्री रमेश कुमार पांडे सर का, जो सीआरसी लखनऊ के डायरेक्टर हैं, जिनके मार्गदर्शन से हम ये प्रोग्राम करने में सफल हो पाए। साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स का, हमारे सीआरसी के सभी कलीग्स का जो हमारे साथ मिल करके प्रोग्राम को सफल बनाने में मदद की है, हमारे आईटी टीम्स का। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जिनको सर्टिफिकेट चाहिए वो चैट बॉक्स में दिए गए लिंक को प्रॉपर फिल करें। गूगल लिंक फिल करने के बाद उनका मेल के माध्यम से उन्हें उनका सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर।